सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। और बच्चों आप मुझे इस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ myprepbuddy.graphy.com में। यहाँ पे आपको ऑसम बच्चों जो है ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस हो सकती हैं। तो आप ज़रूर मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें। जैसे ही बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, सून वी विल बी स्टार्टिंग द लाइव सेशंस। आजकल मैं वहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बच्चों क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप डेली सुबह 7 बजे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे myprepbuddy.graphy.com में, तो वहाँ पे ज्वाइन करके कर सकते हैं सेशन। और बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है टाइप की क्लासेस ला रहा हूँ। जैसे क्या होता कि कई सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती कि उनका कुछ छूट गया या उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कोई चैप्टर नहीं समझ में आया या किसी चैप्टर का बैकलॉग हो गया, आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया और कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, यू कैन मेल मी, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जो है इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म में आपके साथ एक लाइव सेशन शेड्यूल कर सकते हैं या पूरा चैप्टर आपके साथ जो है शेड्यूल कर सकते हैं 1-to-1 स्टडी। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें बच्चों टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी फ़ायदा होगा एंड दे विल बी मी ऑल्सो गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको पता ही होगा, कि हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बच्चों कर ली थी, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स क्या होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी होती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखेंगे और उसके ऊपर फिर कई सारे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते क्या होता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इफ एन एक्सपेरिमेंट, अब पहले लिख लीजिए, इफ द एक्सपेरिमेंट यू नो कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हैज़ टोटल m+n म्यूचुअली, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्विप्रोबेबल आउटकम्स। तो दो वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए और इक्विप्रोबेबल। ये दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग हम लोगों ने समझी थी पिछले क्लास में। एंड इवेंट ए, एंड उनमें इस टाइप के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें से जो इवेंट ए है वो फेवर किया जाता है, इज फेवर्ड बाय m आउटकम्स, उसके जो है हमारे पास m आउटकम्स हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज P ऑफ A इज इक्वल टू m/m+n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल कार्डिनैलिटी है सैम्पल स्पेस की वो है m+n, यानी कि टोटल वेज जो है वो m+n है, जिसमें से जो फेवरेबल हैं वो m वेज हैं, ठीक है, m वेज हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो गया वो m/m+n हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, बस ध्यान रखना है कि आपका ये फॉर्मूला जो कि आप बचपन से लगाते आ रहे फॉर्मूला क्लास 10 से, ये तभी वैलिड है कि जो भी इवेंट्स हों सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और साथ में वो इक्विप्रोबेबल हो, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से इसके ऊपर करना बच्चों। अ डाई इज थ्रोन, तो एक डाई हम लोगों ने थ्रो किया है और उसका जो इवेंट ए है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इवन नंबर अपीयर कर रहा है, ठीक है। और बी जो है वो बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्स,
ठीक है। तो ये दो इवेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इवन नंबर अपीयर होता है और मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर होता है बी वाले इवेंट में। फिर हमसे पूछ रहे कि भाई आप पी ए निकाल दीजिए और पी बी निकाल दीजिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं ये वाला, और इसको हम लोग सेकेंड पार्ट बोल देते हैं। तो डाई अगर थ्रो की तो सैम्पल स्पेस लिखना होगा अपने को। तो सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि जो NS है दैट इज 6, क्योंकि 6 इवेंट्स हैं यहाँ पर। और सभी आप देखिए कि कोई किसी से जो है ऐसा नहीं कि इनमें कुछ कॉमन है, 1 आ जाए तो 2 भी आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? तो ये सारे के सारे इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। जो सारे 6 इवेंट्स इसके अंदर हो रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या सारे इवेंट्स आपके इक्विप्रोबेबल हैं कि नहीं? अब जितना चांस 1 आने का है उतना ही चांस 2 आने का है, उतना ही चांस 3 आने का है, उतना ही चांस 4 का है, उतना ही 5 का है, उतना ही का 6 है, यानी ये इक्विप्रोबेबल है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि इवन नंबर आए, तो यानी कि ये जो इवन नंबर आने वाला सेट है उसकी कार्डिनैलिटी लिखनी होगी। कितना आसान है बताइए, इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, तो उनको हमने लिख दिया 2, 4, 6। अब आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं तो आप लिखते हैं n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो a कितने हैं बोलिए? a हैं 3, और जो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। इसी तरीके से जब आपसे कहा जाए कि मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 2 ही होंगे, या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा। तो फिर नंबर कितने हो जाएंगे? ये 20 सेट है, और जब हम लोग कार्डिनैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये फेवरेबल है, लेकिन टोटल किस सैम्पल स्पेस से हम लोग ले रहे हैं? 6 वाले से। तो P ऑफ B बताइए कितना हो जाएगा? ऊपर तो आप 2 रखोगे और नीचे आप रखोगे 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलिए? 1/3 आ जाएगा। तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी फॉर B। तो A का प्रोबेबिलिटी हाफ है और B का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया है सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी कि किस तरीके से फेवरेबल वाले को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से टोटल फाइंड आउट किया जाता है। ये कब लगता है, ये आपको अपने से सवाल पूछने हैं, ठीक है, कि ये इक्विप्रोबेबल है कि नहीं है, ये सारे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक बैग है, बैग, एंड इट कंटेन्स, अ बैग कंटेन्स 2 रेड, 2 रेड, 3 ब्लू, 3 ब्लू, 4 येलो, 4 येलो बॉल्स, ठीक है। One ball is drawn from the bag, one ball is drawn from the bag, drawn from the bag। क्वेश्चन है, इवेंट E1 है हमारे पास पहले, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। दूसरा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है कि ब्लू बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत होगी आपकी, जिससे हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी चीज़ों को समझ सके। रेड, ब्लू और उसके बाद क्या आएगा? येलो बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। अब आपको इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि P ऑफ E1 फाइंड आउट करना है, P ऑफ E2 फाइंड आउट करना है, एंड P ऑफ E3 फाइंड आउट करना है। अब कहानी ऐसी है, अब कहानी ऐसी है बच्चों, अब कहानी ऐसी है कि सबसे पहले आपको देखना है कि रेड, ब्लू, येलो जो बॉल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली जब हम लोग रेड बॉल की बात कर रहे हैं तो ब्लू तो नहीं आएगी, और ब्लू आ गई तो येलो नहीं आएगी, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर दे इक्विप्रोबेबल, ठीक है, आर दे इक्विप्रोबेबल? यस, एक रेड आने की और एक ब्लू आने की। यहाँ पे
रेड आने की अलग है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल बॉल्स हैं, इन सभी बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, ठीक है। एक रेड की जितने आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही एक ब्लू की भी है। हर को पिक करने की जो हमारे अंदर वो है ना, वो सेम ही है। पर हाँ, रेड के आने की ऑब्वियसली अलग होगी, रेड बॉल इज ड्रॉन, वो अलग केस है। पर इंडिविजुअल बॉल्स के बारे में बात हो रही है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको चाहिए। अगर इनमें नंबरिंग कर दी जाए रेड 1 रेड 2, तो रेड 1 की जितनी है उतनी ब्लू 1 की भी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, नहीं तो फिर निकालने का क्या मतलब है, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल जो सिंपल इवेंट्स होते हैं, जो एक सबसे छोटा जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए जब हम लोग इक्विप्रोबेबल के बारे में बात करते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि PE1 निकाला जाए, तो सबसे पहले आप टोटल वेज निकालते हो। तो आपको एक बॉल निकालना है, आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है, 9 है, तो 9C1 तरीके से आप एक बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कर सकते कि नहीं। और रेड कितनी है आपके पास, 2 हैं, उनमें से एक बॉल निकालना है, तो यू विल डू लाइक दिस, इट इज़ 2C1 अपॉन 9C1, सो दिस इज 2/9। क्लियर, अब कर ही लोगे, ब्लू बॉल का भी कर लोगे आप। PE2 करने जाओगे तो आपके पास 3 में से एक निकालनी, इसलिए 3C1, और नीचे आपको 9C1, सो दैट इज 3/9 इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से तीसरे इवेंट में जिसमें येलो बॉल निकालनी है, तो ऊपर 4 में से एक सेलेक्ट करना होगा बिकॉज वो फेवरेबल है, और नीचे आपको 9 में से एक निकालना होगा, दैट्स वाई इट विल बी 4/9। तो ये हमारे जो है इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। दीज विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें बच्चों, है ना, क्वेश्चन करने से पहले इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि कोई इवेंट के कितने फेवरेबल वेज हैं उनको तो आप ऊपर रखें, और कितने टोटल वेज हैं उनको आप नीचे रख लें, ठीक है। अब आप यहाँ पर P ऑफ A, ठीक है, यहाँ पे आप 0 1, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई कर सकती है। 0 जब इस इवेंट के होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो, कोई फेवरेबल है ही नहीं, तो 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब ये बिल्कुल श्योर इवेंट हो, और PA 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो PA जो होगा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि PA 0 होने का मतलब होता है इम्पॉसिबल नेवर अकर, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। फिर अगर हमने कहा कि PA 1 है, तो हम बोलेंगे श्योर है, श्योरिटी है, ये चीज़ हो के रहेगी, तो ये श्योर इवेंट है, बिल्कुल 100% चांस हैं इसके कितने चांस है बोलिए, 100% चांस हैं इसके होने के। फिर अब एक और टर्म यहाँ पर आता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ये एक इवेंट आता है जिसको हमें समझना होगा। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए में देखिए फेवरेबल वाला पार्ट कितना है, M। अच्छा, इसका दुश्मन कितना है जिसमें ये नहीं फेवरेबल है। तो आप देखिए, जब ऑड्स इन फेवर के बारे में बात करते हैं तो अपने साथी अपॉन अपने दुश्मन, तो अपने दुश्मन कौन हैं, जिन्होंने आपकी सफलता में कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो नीचे रखे जाएंगे। तो M/N इज ऑड्स इन फेवर ऑफ A। एक और टर्मिनोलॉजी होती है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ऑफ A, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट A, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कितने लोग आपके दुश्मन हैं, आप ये जानना चाहते हो, तो उसमें आप N को ऊपर करोगे और M को नीचे करोगे, सो दैट विल बी योर odds against even A and odds in favor of A, ठीक है, समझ में आ रही बात। 6th
सिक्स्थ में बात करते हैं हम लोग, तो पी ए बार, तो पी ए बार इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ए बार की बात करते हैं तो 1 माइनस पी ए, तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस दैन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस दैन और इक्वल टू 4 throwing a dice, throwing a dice। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस दैन और इक्वल टू 4 वाइल थ्रोइंग अ डाइस। तो सैम्पल स्पेस इसका क्या होगा, NS। अब आपको पता ही 1 2 3 4 5 6 होगा। अब हम लोग फेवरेबल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे पहले तो लिख लो आप। तो देखिए 4 या 4 से कम, तो 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता है, 4, तो ये फेवरेबल वेज हैं। तो Na जो है यहाँ पे 4 है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी 4/6 विच इज़ नथिंग बट 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट विल बी 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट इज़ 2/3। ठीक है, तो ये सही है। अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। अब आप देखिए कि इसमें से कितने फेवरेबल पार्ट हैं, तो 2 हैं, और कितने इसमें से अगेंस्ट वाले, तो 1, तो 2 + 1 3। ऑड्स इन, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स फेवर कितने हैं, तो क्या लिखोगे आप, ऑड्स फेवर कितने लिखोगे, 1 सेकेंड। तो ये देखिए 2 और 1 में तोड़ लिया हम लोगों ने, 3 में, है ना। तो ये जब ऐसे तोड़ा देखो 2/2 प्लस, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें से 2 फेवरेबल हैं और 1 जो है वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। सो दैट इज 2:1। ठीक है, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट दैट इज 1:2, दैट इज 1:2। तो ऑड्स इन फेवर दिस इज 2:1 एंड ऑड्स अगेंस्ट दैट इज 1:2। तो डन है। Next question. The next question is probability of getting a number greater than 4. Probability of a number getting a number greater than 4 and a prime number to appear. And a prime number to appear, prime number to appear। ठीक है, अब सोल्यूशन देखिए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4 एंड अ प्राइम नंबर टू अपीयर, दैट इज योर क्वेश्चन। तो चलिए सैम्पल स्पेस, तो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले यही शुरू करते हैं हम लोग। NS की वैल्यू आपको पता है कि 6 आएगा। अब एक तो आपको कैसा नंबर चाहिए, तो ये A क्या लिख रहा हूं मैं, अब आप देखना ग्रेटर दैन 4, तो 4 5 6 आ रहा है। एंड प्राइम नंबर टू अपीयर, अब इसी में एंड भी लगा हुआ है और प्राइम नंबर भी अपीयर हो, तो इन्हीं में से आपको देखना है कि कौन प्राइम नंबर है। तो 4 तो है नहीं प्राइम नंबर और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो बचा कौन, 5। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केवल 5। तो यानी कि NA सेट में, यानी कि A वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/6।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/6. तो odds in favor of A, odds in favor of A, odds in favor of A is equal to 1:5. Odds in against, odds in against of A, odds in against of A is equal to 5:1. Next, a pair of dice is thrown. Pair of dice is thrown. Find probability. Find probability of getting 8 as a sum. 8 as a sum of number. 8 as a sum of number appearing on them. Appearing on them. Appearing on them. ठीक है, सोल्यूशन. तो NS के बारे में बात करेंगे हम लोग. अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन. तो पहले ही आपको बताया जा चुका 36 आते टोटल. 36 आते, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे आते ना. 6 1 6 2 6 3 ऐसे करते हुए कितने टोटल जो केसेस होते हैं, दे आर 36. एंड नाउ दे आर टेलिंग कि गेटिंग अ नंबर एज अ सम ऑफ 8. तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि 8 कैसे कैसे आ सकता है. तो देखो, एक लोगे तो 7 नहीं ले सकते, तो 2 और 6, एक ये है, फिर इधर 3 करो तो इधर 5, इधर 4 करो तो इधर 3, इधर 5 करो तो उधर 3, और इधर 6 करो तो उधर 2. तो कितने केस हो गए भाई, 3 2 5. तो फिर कितना हो गया भाई, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितने हो गए, 5/36. अब अगर कोई पूछे ऑड्स इन फेवर कितने हो गए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए कितने हो गए, तो देखिएगा भाई 5 और 31 5, 5:31. ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए, odds against of A 31:5. 31:5. So odds in favor of A is 5:31. Odds against of A is 31:5. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं. यूजिंग नंबर्स 0 1 2 3 4. using number 0 1 2 3 4, 4 digit numbers are formed. 4 digit numbers are formed without repetition. A number is selected randomly. A number is selected randomly from these numbers. Find probability that it is divisible by 4. ठीक है. तो देखो, 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो पहला क्वेश्चन है कि आप जो है NS टोटल वेज पता करें कि कैसे नंबर. तो भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 ऐसे आप कर लेते हो, जगह बना लेते हो. अब पहली पोजीशन पे आप 0 नहीं रख सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से इस पोजीशन को फिल कर सकते हो, दैट इज़ 4 वेज. फिर नेक्स्ट में किसी एक को यहाँ पर फिल कर लिया, ठीक है, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन यहाँ पे दिया गया है. तो
तो किसी एक को फिल कर लिया और अब 0 भी मार्केट में आ चुका है, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ये तो आता ही होगा ना, थोड़ा सा PNC रिवाइज कर लीजिए। तो 16 इंटू 3 इज़ 48, 2 जा 96 वेज। तो टोटल जो वेज होंगे ना, दैट इज़ 96 वेज। Now we are going to talk about a number selected randomly from these numbers. Find that probability that it is divisible by 4. अब ये नंबर डिविजिबल बाई 4 हो, इसके लिए क्या करना है? डिविजिबल बाई 4 हो, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ऐसे ही अपने को 4 पोजीशन रखनी है और यहाँ पे आपको 0 4 रख देना है। तो इसके इस टाइप के कितने नंबर्स बन सकते वो हम लोग देखेंगे। फिर आप देखिए, अगर यहाँ पे 0 4 हो गया, फिर 1 2 रख के देखेंगे कि कितने हो जाएंगे। फिर भाई 1 2 के बाद 2 4 रख के आप देख लीजिए कितने हो जाएंगे। 2 4 के बाद 3 2 यहाँ रख के देखिए कितने हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे रख के देखिए 4 0 कितने हो जाएंगे। तो आई थिंक इतने ही होंगे, 0 4 1 2 20 24 32 और 40 आखिरी, क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि 0 और 4 आ चुके हैं, तो इस पोजीशन पे क्या फिल कर सकते हैं, उनको वाइट से लिखेंगे हम लोग। तो भाई ये 2 डिजिट यहाँ से चली गई हैं, तो आपके पास 0 नहीं है और 4 नहीं है, तो आपके पास 3 डिजिट हैं यहाँ पर। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 वेज। 3 इंटू 2 दैट इज 6 वेज। फिर यहाँ पे आपके पास 1 2 चला गया है, तो 1 चला गया और 2 चला गया, ये 2 चले गए, तो 0 तो रख नहीं सकते, तो आगे वाली पोजीशन पे 2 रखोगे। फिर अगली बार क्या होगा कि किसी एक को रख दिया होगा तो फिर से 2 रखोगे, तो इसलिए 4 वेज आएंगे। तो 6 वेज के बाद अगली बार 4 वेज आएंगे। आ रहे समझ में? अब देखिए, जिस तरीके से इस बार 1 2 के साथ हुआ है बच्चों, वैसे ही 2 4 के साथ भी होगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो जहाँ जहाँ 0 नहीं है वहाँ पे 4 वेज से ही चीज़ें होंगी, और जहाँ 0 है वहाँ 6 वेज से होंगी। बोल दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक केस बचा हुआ है, दैट इज़ 20 वाला, है ना? आपने देखा क्या? 20 वाला केस, तो 2 0। तो इसके भी कितने केस आएंगे भाई? जहाँ 0 आ गया पीछे वहाँ 6 वेज। तो 6 4 10 14 18 6 24 6 30, तो 30 अपॉन 96, दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी 30। 6 4 10 4 14 4 18 6 24 से 30, और नीचे आ गया 96। अब आप डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आएगा? 6 5 से 30, 6 1 जा 6, 6 जा कितना? 36। तो 5/16, सो 5/16। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ चेस बोर्ड, फ्रॉम अ चेस बोर्ड a rectangle is chosen randomly, from a chessboard a rectangle is chosen randomly. Find the probability that first it is a square, second it is a rectangle, of odd unit length, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं यहाँ पर, कि एक तो ये बोला जा रहा है कि ये स्क्वायर है, और दूसरा बोला जा रहा है कि इट्स अ रेक्टेंगल ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि ये स्क्वायर, तीन
4 5, चेस बोर्ड बना रहे हैं, 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 अपने को ऐसे वर्टिकल लाइंस और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी होंगी, तब आपके पास 64 ये खाने बनेंगे, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर जिन पे आप चेस खेलते, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें होंगी तो 8 बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 9 बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि आप इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहले पार्ट में कि ये स्क्वायर बने, तो देखो नीचे तो टोटल जैसे भी बन जाए, मतलब रेक्टेंगल भी बन जाए, स्क्वायर भी बन जाए, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना है, 9 लाइन में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो वर्टिकल और कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो हॉरिजॉन्टल। तो लेट अस सी दैट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पीएनसी में कर रखा है बच्चों। तो मान लीजिए आपने ये लाइन सेलेक्ट किया, कोई 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये 2 सेलेक्ट किया, तो 2 सेलेक्ट कर लिया भैया, ये 2, और मान लीजिए ये 2 सेलेक्ट किया, तो ये 2 सेलेक्ट करने से जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन हुआ ना, तो वो चीज़ आप देखिए कि आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो कहने का मतलब आप 9 में से कोई 2 सेलेक्ट करें और इधर से भी 9 में से कोई भी सेलेक्ट करें, तो आपको टोटल वेज पता चल जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। आपको टोटल वेज पता चल जाएंगे डिनोमिनेटर में, 9c2 इंटू 9c2, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे होते हैं, तो देखो स्क्वायर मेजर करने का क्या होता है कि पहले एक तो यही स्क्वायर है, देखो जो सबसे बड़ा स्क्वायर है ये 1 और इधर से 1, तो कितना हुआ 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 1, ठीक है। अब तो ये कितने थे, मतलब ये एक एक करके ये सबसे बड़ा हम लोगों ने लिया ऐसे 1 और इधर से 1 ऐसे पूरा। अब आप क्या करो, 8 पूरे 8 ले लिए, मतलब इधर से पूरे 9 के 9 ले लिए। अब इधर से अब आप 8 कर लो ऐसे, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करने में दिक्कत होगी। 7 इधर से भी मतलब आप ले लें, मतलब इनके 8 ये पोर्शन ले लें और ये 8, तो ये भी देखो एक स्क्वायर है। तो ऐसे कितने बनेंगे, तो देखो एक ऐसे बनेगा 2, फिर हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे, तो ये देखो 2 तो ऐसे बन गए। इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये तीसरा बन जाएगा जब ये सेलेक्ट करो ऐसे, समझे कि नहीं। और एक और ऐसे कर सकते हो इधर, तो 4 बने कि नहीं बने। तो 4 को देखो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 2 क्रॉस 2। तो अगली बार जब आप ना करोगे तो अगली बार आएगा 3 क्रॉस 3, और ऐसे करते करते आखिरी में आएगा 8 क्रॉस 8। 8 क्रॉस 8 का मतलब ये एक छोटे छोटे 64 है ना, ये एक एक यूनिट लेंथ के, तो ये 1 यूनिट लेंथ के, 1 यूनिट लेंथ के। इसके बाद वाले 2 यूनिट लेंथ के, ये 8 यूनिट लेंथ का है, ये 7 यूनिट लेंथ के। तो ये हो गया ऊपर, तो 9c2 इंटू 9c2, और ऊपर हो गया आपका समेशन n स्क्वायर, दैट इज आप फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 वाला। तो 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6, तो ऊपर हो गया 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6,
2 4 जा 8, 17/36 इंटू 3, 3 6 18 1, 108। ठीक है, 17/108, 17/108। क्लियर है? तो देख लेना इसको सॉल्व वॉल्व करके कितना आ रहा है। अब सेकेंड देखिए, इट इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। जो सेकेंड पार्ट है, इट इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ ऑड यूनिट लेंथ, इट इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। अब देखते हैं हम लोग इट इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ ऑड यूनिट लेंथ का क्या मीनिंग है। तो देखो, ऑड यूनिट लेंथ का रेक्टेंगल किन को भाई सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, ये तो आप मानते हो कि सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मैंने एक ऑड को सेलेक्ट किया इधर से और एक और ऑड को सेलेक्ट किया, तो दो ऑड को सेलेक्ट करने पे क्या ऑड यूनिट लेंथ का रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये सेलेक्ट करना है। तो अभी थोड़ा सा ये ब्लू रब करें, अरे यार नया बना लेते हैं उस पेज में, है ना। थोड़ा सा टाइम जाएगा बनाने में, पर सीखने को तो मिलेगा। क्यों भाई, सीखने से मतलब है ना बच्चों, कि किससे सीख रहे हैं उससे मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 है, ये तो समझ ही गए थे आप। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑड यूनिट लेंथ सेलेक्ट करनी, तो यहाँ नंबरिंग कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे मैंने एक ऑड उठाया और एक और ऑड उठाया, तो जब मैंने ऑड उठाया इधर से, तो देखिए क्या ऑड यूनिट लेंथ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो इवन आ गया। तो ऑड माइनस ऑड करने पर अपने को इवन आता ही है। 7 में से 1 घटाया 6 आया ना। तो ऑड माइनस ऑड इवन होता है, तो ऑड नहीं सेलेक्ट करना है। जो चीज़ इधर करेंगे वही चीज़ इधर भी होगी। आपके वर्टिकल में जो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल के देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि ऑड माइनस ऑड करने से इवन आता है। तो यहाँ से जब आप गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो वो गलत ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको ऑड यूनिट लेंथ ना मिलके इवन यूनिट लेंथ मिल रही है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑड में नहीं पा रहे हो, तो इवन का मतलब क्या हुआ, एक और आगे बढ़ गए, तो क्या लेंथ तो उतनी ही आएगी ना। तो इवन माइनस इवन में भी आपको इवन ही मिलता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए उससे भी कुछ नहीं होने वाला, यानी कि ऑड सेलेक्ट करने से और इवन सेलेक्ट करने से आपको ऑड यूनिट लेंथ नहीं मिलता है। तो फिर कब मिलता है, अगर ऐसे नहीं मिलता तो कभी तो मिलता होगा। तो एक ऑड रखें और एक इवन रखें, ऐसा कर सकते हैं। एक ऑड रखें और एक इवन रखें। तो लेट अस डू दैट गाइस। एक ऑड रखें और एक इवन, क्या होता है ऐसा, है ना। देखने वाले को प्रमाण की ज़रूरत है, बातों की ज़रूरत नहीं कि ऐसा होता है, उसको प्रमाण दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि 2 पे जब हम लोगों ने ऐसे रखा ये बिंदी और एक इवन रखा, एक ऑड रखा, देखिए बच्चों अब बताइए कितनी लेंथ हो गई इसकी, 1 2 3 4 5। तो घटाने से जैसा होता है
कि आप इवन माइनस ऑड करें या ऑड माइनस इवन करें तो ऑड आता है। यानी कि आपको एक इवन सेलेक्ट करना है और एक ऑड सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे वाला तो पता ही है कि क्या होगा, 9c2 इंटू 9c2, उसकी तो बात ही ना करें। ऊपर क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ऑड सेलेक्ट करना है और इवन सेलेक्ट करना है। तो ऑड कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया वर्टिकल लाइंस में। और इवन कितने हैं, ये इवन हैं 3 4 ही होंगे, है ना। उनमें से एक सेलेक्ट कर, तो ये वर्टिकल सेलेक्ट किया, वर्टिकल वाले 2 सेलेक्ट करने थे ना अपने को। अब इसी तरीके से इधर भी सेलेक्ट करें, एक ऑड से और एक इवन से, तो 5c1 इंटू 4c1। आई होप कि दिस शुड बी क्लियर। तो पेशेंस रख के जो सीखते हैं ना, उनको ज़रूर फ़ायदा होता है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 8, ठीक है, 2 10, 2 4 5, 4 5 20, ठीक है। तो 25/81, तो 25/81 आपका आंसर है। तो समझ में आया, मतलब पूरा आपको फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, द फंडा शुड बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 white, a bag contains 4 white, 3 red, 2 black balls, ठीक है। One ball is taken out, one ball is taken out, one ball is taken out from it, find probability that it is, तो अलग अलग इवेंट्स हैं, that it is, ए है रेड एंड वाइट बॉल, रेड एंड वाइट बॉल, रेड एंड वाइट बॉल, और बी एक है हमारे पास रेड और वाइट बॉल, रेड और वाइट बॉल। तो इन वर्ड्स को समझना है हमें। तो सेट थ्योरी अगर अच्छे से समझी होगी तो रेड एंड वाइट, ठीक है, एक ही बॉल निकालिए, एक ही बॉल। अब ऐसे एक बॉल निकालें और कह रहे कि रेड भी हो और वाइट भी हो। सोचिए, एक ही बॉल निकाली आपने और एक ही बॉल निकाली और बोल रहे हैं कि वो रेड भी हो और वाइट भी हो, पॉसिबल है क्या? वही बॉल रेड हो वही बॉल वाइट हो, नहीं पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये PA इज इक्वल टू 0 आएगा आंसर। अच्छा, कह रहे कि रेड हो और वाइट हो, रेड हो और वाइट हो, तो रेड भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है। तो यानी कि सातों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो भाई, चाहे रेड आए तब भी काम बन जाएगा और चाहे आपका वाइट आए तब भी काम बन जाएगा। तो P ऑफ B क्या हो जाएगा, बोलिए 7C1, ठीक है, 7C1, और टोटल कितने हैं 4 3 7 2 9, दैट इज 9C1 इज इक्वल टू 7/9। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9, ठीक है, 7C1 अपॉन 9C1, 7C1 अपॉन 9C1, 7C1 अपॉन 9C1। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among
4 players are distributed among 4 players. Find probability that each player receives at least one king. Each player receives at least one king. तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हर प्लेयर कम से कम एक किंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, फिर से समझिए. हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड हैं, उनको 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हर एक प्लेयर के पास कम से कम एक किंग जाता है. तो सबसे पहले तो फेवरेबल के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग. सबसे पहले तो कुछ भी चला जाए, है ना, 4 प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, बराबरी दिए जाते हो या कार्ड. 4 खेल रहे हैं तो 13 कार्ड सबको जाने चाहिए. ठीक है, तो वो कैसे होगा वो सबसे पहले समझते हैं. तो 52 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में. तो 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल ऐसा करके 4 की पावर आ जाएगी. और जब भी बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जितनी पावर रहती है उससे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अब ये 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 फैक्टोरियल तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दिस इज 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखने वाली चीज़ है ना, NS, यानी कि सैम्पल स्पेस में कितने इवेंट्स आ रहे हैं, वो आपका हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4. ये हो गया NS. अब क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच प्लेयर रिसीव्स एट लीस्ट वन किंग. अब सल्यूशन ये है हमारा, यहाँ आगे देखिएगा कि कम से कम एक किंग जाए. अच्छा, अब सबको कितने किंग दे सकते हो आप? कम से कम एक देने में ऑब्वियसली भाई 4 ही होते हैं, 4 किंग होते हैं. और एक दोगे सबको, एक. तो एक ही तरीका है इसका करने का, एटलीस्ट वन किंग देने का. 10 यूँ तरीके नहीं है. अब कौन सा किसको जाता है ये बात अलग है. अगर हमारे पास 4 किंग हैं और 4 लोग हैं, 4 लोगों में इसको देना है तो कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो 4 किंग्स का जो अरेंजमेंट है ना भाई साहब, वो 4 फैक्टोरियल तरीके से होगा. क्योंकि 4 लोग और 4 चीज़ें अरेंज करने वाली चीज़ है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से होगा. अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि भैया बाकी 48 लोगों को कैसे किया जाए. तो वो जो 48 लोग हैं ना, उनको 48 मतलब 48 लोग का मतलब यहाँ 48 कार्ड से मतलब है मेरा. तो वो 12 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दैट विल बी 12 फैक्टोरियल की पावर 4. और यहाँ पे आएगा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. और ये वाला भी 4 फैक्टोरियल. ये किसका? ये 4 किंग्स वाला है और ये नॉन किंग्स वाला है. दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज नॉन किंग एंड दिस इज किंग. तो ये नॉन किंग्स और ये किंग्स हैं. तो ये डिवाइड हो गया. तो नीचे आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका ये फेवरेबल है, फेवरेबल. तो दोनों डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको. तो ऊपर सॉल्व तो नहीं करेंगे हम पूरा. तो 12 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, वो तो चला ही गया था. ठीक है, तो इतना ही बचा ऊपर. और अच्छा वो भी बचा, वो 4 फैक्टोरियल जो आपने नॉन किंग्स को दिया था. यहाँ पे क्या बचा? 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4.
ठीक है, अब उल्टा जाइएगा। सो दिस इज 52 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, दिस इज 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल की पावर 4। 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल की पावर 4, नीचे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 52 फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, तो 13 की पावर 4 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 13 की पावर 4, सेकेंड आएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 52 फैक्टोरियल। तो वो उसमें से भी आपको 48 फैक्टोरियल उड़ाना है, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, थर्टीन की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 13 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल, दैट इज 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 और 48 उड़ी गया। अब इन 4 फैक्टोरियल से आपको जो करना है कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से कैंसिल हुआ 13 और 13 से एक और कैंसिल हुआ, 13 की पावर 3 हो गया, 3 से कैंसिल हुआ 17 हो गया और 2 से कैंसिल हुआ 25 हो गया। तो बाकी इसी तरीके से आप क्यूब 17 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। So this is your answer. So this is basically what we understand here. Clear? तो समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग आई, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो गया। अब सोचिए पीएनसी नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे ना, तो इसीलिए आपको प्रोबेबिलिटी आने के लिए पीएनसी आनी चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, और सेट भी आना चाहिए। और सेट तो कितना आसान है, पीएनसी में पंगे हैं पर ढंग से पढ़ लो। अगर 20 लेक्चर्स लिए मैंने, ठीक है, शायद ही आपकी कोचिंग में 20 लेक्चर्स लिए हों, ठीक है, तो पढ़ोगे अगर आप तो सीख ही जाओगे। तो फ्रॉम अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 natural numbers, a number is picked, a number is picked, ठीक है। from a set of first 100 natural numbers a number is picked, find probability, find probability that it is divisible by 2, that it is divisible by 2 but not by 3, but not by 3। तो 100 नेचुरल नंबर्स हैं, किसी एक नंबर को पिक किया, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि 2 से तो डिवाइड हो लेकिन 3 से डिवाइड ना हो, ठीक है भाई। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताइए, तरीके कितने हैं डिनोमिनेटर के बताइए, 100 ही है ना भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं, 100। 1 से लेकर 2 तक कितने, 2। 1 से लेकर 3 तक कितने, 3। तो 1 से लेकर 100 तक कितने, 100, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 3। 2 से तो डिविजिबल हो लेकिन 3 से ना हो, वेरी गुड। तो 2 से डिविजिबल वाले लिख लो पहले, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ऐसे करते 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 100। तो ये टोटल कितने, 50। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 250 जा 100, तो टोटल कितने, 50। लेकिन वो 3 से डिविजिबल ना हो। तो बेसिकली हु आर दे, तो ये कौन है जो 2 में भी प्रेजेंट है और जो 3 में भी प्रेजेंट है, वो एक्चुअली में 6 की टेबल में प्रेजेंट है। तो 6, 12 इनको क्रॉस करिए आप, 6, 12, 18,
इनको क्रॉस करिए तो ये 6 की टेबल कहाँ तक चलेगी। तो 100 को 6 से डिवाइड करने जाओगे बच्चों तो 6 1 जा 6 6 और कितना आ जाए 40, तो 6 6 जा 30, तो 4 आ गया है तो 96, तो 16 6 जा 96, तो 16 16 ऐसे 16। तो भाई 50 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये, क्योंकि हटाने पड़ेंगे आपको। तो ये 34/100, सो दैट इज 17/50। तो कितने हो जाएंगे 17/50, दैट इज योर आंसर। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट सवाल में पहुँचेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि 1801 एक साल है, जैसे 2021 साल चल रहा है, तो वैसे 1801 से लेकर 1900 तक की कहानी है। यहाँ पर 1801 से 1900 बोथ इंक्लूडेड a year is selected, find probability that it is leap year, find probability that it is leap year, find probability that it is leap year। ठीक है, तो 1801 से लेकर 1900 तक दोनों इंक्लूडेड हैं। एक ईयर सेलेक्ट होता है, आप एक ईयर को सेलेक्ट करते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ऐसी कि ये लीप ईयर है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। 1801 से लेकर 1900 तक दोनों इंक्लूडेड हैं। एक ईयर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो लीप ईयर है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1801 से लेकर 1900 तक कितने ईयर्स आए, वो आपका नीचे वाला हो जाएगा। 1801 1802, तो ये 1 से लेकर 100 ही तो हुआ। तो टोटल ईयर्स जो हो गए 1801 और दोनों इंक्लूडेड हैं, तो टोटल ईयर्स जो हो गए ना दैट इज़ 100। टोटल ईयर्स जो हो गए दैट इज़ 100। तो 1801 से लेकर 1900 तक जो पूरे आपके साल हो गए वो 100 हो गए, तो टोटल ईयर्स हो गए 100। तो लीप ईयर कितने हुए, लीप ईयर कितने हुए, तो लीप ईयर हुए आपके 1804। जो 4 से डिविजिबल होते हैं ना वो लीप ईयर होते हैं। तो 1804 1808 1812 और ऐसे करते 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 1900। लेकिन भाइयों जब सेंचुरी ईयर होता है, जब सेंचुरी ईयर होता है तो जब भी सेंचुरी ईयर होता है तो ध्यान रखिएगा सेंचुरी ईयर की कहानी क्या है। सेंचुरी ईयर की कहानी ये है कि ये 400 से डिविजिबल होगा तब लीप ईयर होगा। जैसे यहाँ पे 1600 होता तो लीप ईयर होता, 2000 होता तो लीप ईयर होता, 2400 होगा तो लीप ईयर होगा। तो 400 से डिविजिबल होने पे लीप ईयर होता है, अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो फिर कहाँ तक लीप ईयर है, इसके पहले 1896 तक लीप ईयर है। ठीक है, 1896 तक लीप ईयर है। तो 16 तो कितने 16 कि 24 20, अच्छा 4 से देखना 6, तो 24 इंटू 4 इज 96, 24 इंटू 4 इज 96, तो ये 24। तो फिर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी कि लीप ईयर वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 12/50 यानी कि 6/25। ठीक है, दैट इज 6/25, दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल में बच्चों, अमंग प्रॉपर डिवीजर्स ऑफ 21,600 1
divisor is selected randomly. One divisor is selected randomly. One divisor is selected randomly. Find probability that it is a multiple of 50. That it is a multiple of 50. It is a multiple of 50. Among proper divisors of 21600, one divisor is selected randomly. Find probability that it is a multiple of 50. तो अब हम लोग यहाँ पर 21600 ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 21600। ठीक है, 21600, दैट इज 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा 2,16,000 है ना। ये इस तरीके से पहले हम लोग इसका प्राइम डिवीज़र कर लेते हैं। तो प्रॉपर डिवीज़र्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर क्या क्या हो सकती हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जाके ये चीज़। तो 3, 4, 5 और ये 6, मतलब 0 से लेकर 5, तो टोटल 6 वेज से आप इसको सेलेक्ट करेंगे 2 को, 2 की पावर 3, 0, 1, 2, 3, तो टोटल 4 वेज से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। 5, तो 0, 1, 2, तो कितने वेज से टोटल? 3 वेज से। तो अब आपके जो ये डिवीज़र्स हैं कितने तरीके सेलेक्ट हो सकते हैं? 24 इंटू 3, तो टोटल 72 वेज। लेकिन इन्होंने कहा प्रॉपर डिवीज़र्स, तो प्रॉपर डिवीज़र्स कौन से होते हैं? जो नंबर खुद ना हो और 1 ना हो, तो वो दोनों ही आ रहे थे। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये 1 आ जाएगा। और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 और 5 स्क्वायर आपने सेलेक्ट कर लिया तो पूरा नंबर आ जाएगा। वो प्रॉपर डिवीज़र्स नहीं होते हैं, तो 2 घटाते भी हैं। तो जो डिनोमिनेटर आएगा ना वो नीचे 72 माइनस 2 यानी कि 70 आएगा, ऐसे लिखेंगे 72 माइनस 2। अंडरस्टूड? अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 50, तो 50 का मल्टीपल कब होगा? तो 2 की पावर 1 तो होना ही चाहिए, मतलब सिलेक्शन अब ऐसा होना चाहिए 2 की पावर्स का, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये तरीके हैं, इतने सेलेक्ट करने हैं। और 3 का क्या है? 3 का तो कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। 3 से तो 50 बनता नहीं, तो कुछ भी आ सकता है, यानी कि इसके तो 5 वेज हैं और इसके जो है 4 वेज हैं। अच्छा, और ये 5 के बारे में बात करें तो इसका केवल पावर 2 है, यानी कि 1 वे है, 1 वे। तो टोटल जो है हमारे पास दैट इज़ 20 वेज। लेकिन बच्चों 20 वेज में आप ध्यान दीजिएगा कि 2 की पावर 5 ले ली और 3 की पावर 3 ले ली और 5 का स्क्वायर ले लिया तो पूरा नंबर आ जाएगा ना, तो वो एक घटा देंगे। तो 20 माइनस 1 इज़ 19/70, 19/70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 19/70 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 19/70 विल बी योर आंसर। तो क्या ये समझ में आया? तो क्या ये समझ में आया? बोलिए, आई गया होगा, है ना? समझाया तो यार, है ना? मज़ा आई। अब चलिए, फ्रॉम 4 boys and 5 girls, from 4 boys and 5 girls, a team of 5 persons, a team of 5 persons is selected. Persons is selected. Find probability. Find probability that at least 2 boys are present in team.
2 boys are present in team। ठीक है, तो 4 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अ टीम ऑफ 5 पर्सन इज सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 बॉयज़ आर प्रेजेंट इन टीम। तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, है ना। तो 5 पर्सन्स का सिलेक्शन कैसे भी रैंडमली, तो 9C5 वेज से हो जाएगा। टोटल वेज इज़ 9C5। भाई बताइए कोई दिक्कत? टोटल वेज इज़ 9C5। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि एटलीस्ट 2 बॉयज़ आर प्रेजेंट इन टीम। ये है एटलीस्ट 2 बॉयज़ आर प्रेजेंट इन टीम। तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली 2 बॉयज़ हो सकते हैं, प्लस एग्जैक्टली, ऐसे ब्रेक करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 एंड कितने थे बॉयज़? 4 हो सकते। तो ये ही हो सकते हैं भाई, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली। तो ये मीनिंग हो गई एटलीस्ट 2 की, एटलीस्ट 2 की ये हो गई। तो अगर एग्जैक्टली 2 बॉयज़ हुए तो गर्ल्स एग्जैक्टली कितनी हुई? 3। अगर एग्जैक्टली बॉयज़ 3 हुए तो गर्ल्स कितनी हुई? 2, क्योंकि 5 तो सेलेक्ट ही करने हैं आपको। और अगर एग्जैक्टली 4 हुआ तो इधर गर्ल्स कितनी होंगी? एग्जैक्टली 1। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 9C5। तो अगर हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली 2 और 3 की, तो बॉयज़ में कितना होता है? 4C2। गर्ल्स में कितना होगा? 5C3 प्लस 4C3 इंटू 5C2 प्लस 4C4 इंटू 5C1। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9C5 और ये कर लोगे ना? कर लोगे बोलो? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग, ये तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए जिनमें पीएनसी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो वेन डायग्राम बेस्ड होंगे। वेन डायग्राम बेस्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो थोड़ा गलती हो सकती है बच्चों की। वेन डायग्राम वाले आपके अगर एग्जामिनेशन में आते तो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो कैसे आखिर हम करें कि कभी भी गलत ना हो वेन डायग्राम वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।